अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 74 हमारा कैफ 1 का स्टार्ट हो गया है जी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं आने वाले नहीं आते होते, आने वाले आ चुके हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये टॉपिक है हमारा जी। ये लिख नहीं रहा हमारा मार्क पेन इस पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको उर्फ़ आम में आप लोग रेशोज़ के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सिर्फ रेशोज़ नहीं होती इसमें कुछ और एनालिसिस के तरीके भी हैं, जिनमें एक तरीका रेशो एनालिसिस भी है। बहरहाल हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैं आपको आज रेशो एनालिसिस स्टार्ट करवाऊंगा। मे भी आज हम डबल क्लास करें और इसमें जितनी रेशोज़ की कैलकुलेशन वगैरह है वो हम सीख लेंगे। फिर उसको आप याद करना शुरू कर देंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस तो हम 2 से 3 दिन सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करके फिर हम जो है वो अगला टॉपिक शुरू करके इसको साथ साथ चलाते रहेंगे। एक सवाल रोज़ का, ताकि इसकी खूब लंबे अरसे तक प्रैक्टिस हो सके, आपकी जान इससे छूटने ना पाए। ठीक है। अच्छा जी, रेशोज़ का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ज़रा थोड़ा सा आप ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो मैं बना के लाया हूँ आपके लिए, इस पर नज़र डालें। सिंपल सी एक इनकम स्टेटमेंट है। 100 रुपये की सेल P&L के अंदर नज़र आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल 60 है, GP 40 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस 11, एडमिन एक्सपेंस 21। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस क्या हैं जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। ये रूटीन के खर्चे हैं। 3 चीज़ें हैं मेन। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी अगर हो तो फैक्ट्री लगी होगी, फिर सेल डिपार्टमेंट होगा और फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, ये मेन खर्चे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो GP, और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करें तो ये ऑपरेटिंग, इनको मिलाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है। और उस पर फिर अदर इनकम को ऐड कर दें, अदर एक्सपेंसेस को लेस कर दें। मैंने अज्यूम कर लिया 0। ठीक है। और फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से टैक्स माइनस करें तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ से कोई एक चीज़ निकालने का कह दूँ मैं, मिसाल के तौर पे मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मेरा क्वेश्चन नंबर, समझ लें ये एग्जाम्पल मेरी है। ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 E1। चलो एग्जाम्पल 1, इसी से मैं 2-3 रेशोज़ भी पहले वाली कैलकुलेट करा दूंगा। बस पहले मैं करवाता था एक और सवाल से, लेकिन यहीं पर ये एग्जाम्पल मौजूद है ना, बस यहीं से कर लेंगे। ठीक है जी बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मुझे कोई निकाल कर दिखा दे। निकाल सकते हैं? कहाँ से चलेंगे? पैट से चलें? मेरे ख्याल में तो पागलपानी होगा। PBT से चल पड़ते हैं। PBT में क्या चीज़ ऐड बैक करने के ये PBIT बन जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट। यानी अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगा देते तो 10 में से 2 माइनस करें तो अभी इंटरेस्ट, ये तो 0 है ना, इंटरेस्ट माइनस ना हुआ था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना होता? 8। कितना होता? 8। अभी क्या आ रहा है? 9। ये क्या नहीं, ऐड बैक करना है, सॉरी। ठीक है जी, सॉरी, ये 10 और ये 2 अदर इनकम थी ना, सॉरी, अदर इनकम में माइनस कर रहा था। ये कितना है जी? 12। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 9। ये क्या चक्कर हुआ जी? ये गलती है कुछ, ये कुछ गलती है, ये जल्दी में कुछ गलती है जी। बोले कितना है? 11। 11 में से 3 गया तो अपना सवाल है, अभी सही कर लेते हैं फटाफट, आगे सारा सवाल इसी होना जी। 8 आ गया। चलो यहाँ पर सही है 40। 11 माइनस 10 माइनस कितना हो गया? ये क्या आता है? चेक कर लो। 33, 32, 8 है। चलो फिर नीचे वाला सही था ना, मैंने टोटल ही किया होगा। फिर +2, 10 माइनस 1 9, 9 में से 3 गए तो 6, सही तो था। अच्छा जी, अब मैं ये बात कर रहा था कि ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे चाहिए अगर प्रॉफिट बिफोर, देखो यहाँ पे भी खड़े हो सकते थे, तो फिर ये दोनों चीज़ें वापस करके लाना पड़ता मुझे, लेकिन डाटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर डाटा क्या है? अगर मुझे
ये चीज़ें सारी गायब कर देता, सिर्फ बोलता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 रुपये, टैक्स 3 रुपये का है और फाइनेंस कॉस्ट 1 रुपये है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालो। तो मैं क्या करता, 6 में 3 ऐड करता और 1 ऐड करता, तो 6 3 और 1 कितना बन जाता। अभी यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ से वापस चला जाता हूँ। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर, ये मैं भी रेशो से शुरू कर रहा, वैसे ही 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ जो यूज़ होती हैं, आगे रेशो से पता तो ठीक है। तो पीबीटी में हम ऐड बैक कर देंगे ना अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को, तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुँच जाएंगे। यानी 9 में आप माइनस होकर 9 पे पहुँचे हैं ना, तो वापस जाते हुए क्या करते होते हैं, हम ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10। ये बात समझ आई, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट से मैंने फिलहाल यही चीज़ सिखानी थी। उसके बाद जी बेटा मैंने पीबीटी से शुरू किया ना बेटा, अगर मैं पैट से शुरू करता यानी 6 से शुरू करता तो फिर मैं टैक्स एक्सपेंस भी ऐड करता और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड करता। जाना मैंने 10 पे ही था लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 6 होता, इसमें 3 भी ऐड करता 1 भी ऐड करता। लेकिन मेरे पास सवाल कहाँ से आया था, मेरे पास तो डाटा अवेलेबल था ना एम्पल, तो मैं पागल थोड़ा ही हूँ कि मैं फिर एंड से शुरू करूँ, पीबीटी से शुरू कर दूंगा। ठीक है, किसी भी तरह से निकल सकता है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको बताया जैसे सवाल के अंदर नॉर्मली डाटा गिवन होता है। इसको ज़रा करीब करें, इतना दूर क्यों है ये बैलेंस शीट हमसे। अच्छा, ये बैलेंस शीट आपके सामने है, क्या है ये, ऐसी है बैलेंस शीट, अब क्या करें। ठीक है, अब ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर हैं, अगर आप गौर फरमाएं तो हैं बराबर, बोलें। अच्छा, अब आप को मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ से भी सिखानी है और वो कैलकुलेशन है कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, एक लफ्ज़ क्या मैंने बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है ये ज़रा देख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा लगा हुआ है, बिजनेस में पैसा किस किस ने लगाया हुआ है। तो भाई एक तो सबसे पहले ओनर्स होते हैं जो बिजनेस में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, यानी इक्विटी, एक तो वो इन्वेस्टेड होती है लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए, और दूसरा कुछ बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए डेट्स दे देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी अगर मैं कहूँ कि इक्विटी यहाँ पर बताओ कितनी है जी, इक्विटी 7,000 और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कितनी है, नॉन करंट नहीं है यार, तो फिर थोड़ा सा चेंज ना कर लें, इसको 4500 कर दें और इसको 2500 हो जाएगा ना, बोलो अब ठीक है, ज़रा कुछ हो ना फिगर जी। तो इक्विटी कितनी है जी 4500 और लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है जी 2500। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया जी 7,000। 7,000 क्या है जी, जो पैसा ये यूं कह लें कि जिन चीज़ों पर ये बिजनेस, जिन बैसाखियों पर बिजनेस खड़ा हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला हमने देखा वो होता है जी इक्विटी प्लस किस किस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। शॉर्ट टर्म वाली लाइबिलिटीज को हम कहीं और ले जाते हैं रेशियोज के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब वही होगा जो लंबे अरसे के लिए लोगों ने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वो दो तरह के लोग ही होते हैं, या ओनर्स होते हैं जिन्होंने हमेशा की जिंदगी जब तक कंपनी की रहेगी तब तक के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और दूसरे होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 15 साल 20 साल 25 साल का लोन देकर बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो ये है वो फाइनेंस जिस पर बिजनेस खड़ा होता है, जिस पर बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसी को निकालने का एक और तरीका भी है, और आओ जी, और कैपिटल एम्प्लॉयड आप बताएं ज़रा, आपको पता ही है, आप पढ़ के आए हैं इंट्रो, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है, आप बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, सोच के बताएं। टोटल एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर हम कर दें। अब डाटा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ये डाटा यूज़ करना पड़ जाए, आपके पास इक्विटी का डाटा नहीं है, सवाल में ऐसे उसने डाटा दे दिया, टोटल एसेट्स दे दिए, या तोड़कर
नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स दे दी और करंट लाइबिलिटीज दे दी, ना उसने नॉन करंट लाइबिलिटीज बताई, ना उसने इक्विटी बताई, और आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए ना, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में अगर आप नॉन करंट एसेट्स को फिट करें तो कितना है जी, 5000, करंट एसेट्स 3000 और करंट लाइबिलिटीज 1000, तो आंसर फिर भी वही 7000 ही आता है, ठीक है जी। तो ये आपका जनाबे वाला दूसरा फॉर्मूला हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का ठीक है जी। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फार्मूलाज हैं, और तीसरा मैंने ऐसे ही आपको एक छोटा सा काम जो करके दिखाया, वो क्या है, पीबीआईटी अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालें। चलो भाई फिर आप नीचे ही आ जाओ, वो तो नहीं मान रहा, ठीक है जी। कि ऐसे मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको अभी ज़रा स्टार्ट करवाया। तो तीन चीज़ें मैंने आपको निकालना सिखा दी, एक कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, या टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दें तो भी ये, यानी कि टोटल इक्विटी दरअसल ना एक तरह के एसेट्स ही होते हैं। अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को, यानी आप यूँ कह रहे हैं कि अगर हम आज बिजनेस बंद कर दें तो ये सारे एसेट्स हमारे बिक जाएंगे, कोई नॉन करंट पड़े हैं तो कोई कैश वैश पड़ा है बैंक में तो वो तो पहले ही, यानी ये सारे एसेट्स जो हैं, अगर अगर आज बिजनेस बिक जाए तो ये सारे एसेट्स जो हैं ये बेच देंगे हम, या जो कैश पड़ा है वो भी है, ठीक है। और ये 8000 के कैश एसेट्स को बेचकर हम ये 4500 बैंकों का, ये 1000 रुपये क्रेडिट्स वगैरह का बिलों का पे करके जो बाकी बचेगा 4500 वो हम ओनर्स का है, वो हम घर लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रॉडर कैटेगरी है, सिर्फ इक्विटी नहीं है। इक्विटी इज समथिंग एल्स, इक्विटी मींस ओनर्स का पैसा, वो तो इक्विटी है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, इवन सरप्लस वगैरह, ठीक है, जो इक्विटी आइटम्स हम पढ़ के आए हैं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये ब्रॉडर मीनिंग के अंदर लेता है, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टेड है पैसा वो सिर्फ ओनर्स का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बैंकों ने इन्वेस्ट कर रखा है उसको भी ले रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। तो फिर यूं तो कह सकते हैं ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही हैं, अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, ठीक है ना, तो सही है। तो ये एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो अभी आगे शुरू करते हैं, ये कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपको सिखाई, ठीक है जी। जी बच्चों चलें आगे। अच्छा, अब हमने आज कुछ रेशोज सीखनी है, कैलकुलेशन उनकी, ये मैंने फार्मूलाज ऑलरेडी इनके लिखे हुए हैं, लेकिन मैं एक एक समझाऊंगा, ये थोड़ी सी हैं, ठीक है, और फिर कुछ सवालों में कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वन बाय वन एक एक सिखाऊंगा, समझाता जाऊंगा, जितना हो गया आज। कोशिश यही है कि रेशोज आज सारी कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास एक लगा लेंगे जोहर के बाद, अभी तक तो इरादा यही है, अब जोहर तक जाते जाते देखो क्या सूरत हाल होती है, सिर्फ बोलने वाली बात है। तो एक तो आपने पेज ओपन करके रखना, बाद में चलें करवाऊंगा आपको ओपन, आप सबसे पहले तो पेज ओपन कर लें 809, लेकिन उससे भी पहले, बल्कि छोड़ें, आप जो मेरे सामने एग्जांपल आ रही है ना, उससे मैं आपको कुछ रेशियोज कैलकुलेट करवाने लगा। सबसे पहले जो हमने रेशियोज कैलकुलेट करना सीखनी है वो हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन सी जी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ऐसे ही इनके ऊपर भी लिखना चाहिए था। ये मुझे तो अपना, मुझे लग रहा है पीएनएल भी जो है, ओह, वो मुझे ज़रा दूसरी कंपनी का भी बनाना पड़ेगा ना अगर रेशियो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। कंपनी वाई मैं ज़रूर इसलिए बना लूँगा ताकि ज़्यादा वो उलझे ना आप सवालों के अंदर। ये छोटी सी जो एग्जांपल आपके सामने थी ना, इसी को ही मैं पहला सवाल बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बस चेंज करना पड़ेंगी चीज़ें। जी, सबसे पहले मैंने कहा कौन सी रेशियोज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिटेबिलिटी की बेस के ऊपर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, और फिर उनको, ये सारी अंग्रेजियाँ यूज़ कौन करेगा, रेशियोज का यूज़र कौन है, और फिर रेशियोज बताती क्या है, चलो ये तो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, लेकिन इनकी रिटन प्रैक्टिस सवालों के अंदर वो ये नहीं कहता
ये भी सिर्फ कह देता है रेशियोज कैलकुलेट करो, लेकिन सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट नहीं करवाता, वो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन मांगता है। असल कहानी तो वहाँ पे शुरू होगी, ठीक है ना। लेकिन आज मेरा फोकस ज़्यादा इस पे है कि एक बार ये सारी रेशियोज, इनके फार्मूलाज आपके सामने जो है वो पहुँच जाएँ। ये जैसे छुट्टी वाले बच्चे जो बैठे हुए हैं, कम से कम रट्टा लगा के ये भी आ जाएँ, ठीक है ना। अच्छा, अब तो सबसे पहले कौन सी रेशियोज जी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आप, प्रॉफिटेबिलिटी का नाम आते ही आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या आती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहनों में आता है कि पहले ये रंग ढूंढें, क्योंकि अब नीचे सारा वही वाला रंग लगा हुआ है, लगता है यही है। ये यही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए आपने जो सबसे पहली सबसे सादा रेशियोज है वो तो वही P&L वाली रेशियोज है, जो आम तौर पे भी आप में से कोई भी बच्चा जो है वो बता सकता है अगर उससे पूछा जाए तो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सीधे हो जाओ भाई, हुण तुसीं बस कर दो। इधर देखें जी, आप भी कुछ डाटा बनवाएं। ये जो कंपनी है ना, कंपनी, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। ये जो आपके सामने P&L है ना जी, इसको मैं एक्स, ये बैलेंस शीट किसी और कंपनी की है, ये किसी और कंपनी की, ठीक है, और सही है। P&L जो है ये कंपनी एक्स का मैंने बनाया हुआ था घर से, और कंपनी वाई का आप बनवा दें। ये कोई और कंपनी एक्स वाई, और जो दूसरा सवाल मैंने चलाना है ना जिसमें बाकी रेशियोज कैलकुलेट होनी है वो कोई और है। असल में ना ये जो सवाल मैंने आपको करवाना है ना, पहला क्वेश्चन 14 है ये इस पेज के ऊपर, इसमें सारी रेशियोज कैलकुलेट होंगी सिवाय इन पहली 4-5 की जो मैं आप करवाने लगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहली बार कुछ चीज़ें सिखाने के लिए P&L में आप गौर करें तो सेम रखा गया है। जब ये सेम रखा गया है तो कुछ रेशियोज ऐसी हैं जो P&L से निकलती हैं, वो तो नहीं निकल सकेंगी, इसलिए वो मैं फिर अपनी एग्जांपल बना रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। बाकी सारी रेशियोज हम इसी सवाल से करेंगे, लेकिन P&L वाली जो 2-4 रेशियोज हैं उनको मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता। उसकी वजह है इन दोनों का सेम होना। ओके, चलो। अच्छा जी, अब कंपनी वाई है, इसके बारे में अब आप ही कुछ बताएं, कितनी सेल होगी आप ही बताते जाएं। यार कुछ तो फ़र्क हो, 200 एग्जैक्ट डबल, और जी 85, ऐसे कुछ रैंडम फिगर्स बोलो ना जी। जी उसके बाद जीपी बताओ 65, सेलिंग एक्सपेंसेस ले लो ऐसे ही 13 रुपये, ये कर लो 19 रुपये, ऐसे डिफरेंट हो। ये नहीं कि वो एक का ज़्यादा है तो दूसरे का भी उसी तरह से, एक दूसरा भी ज़्यादा ही होगा, कोई कम हो जाए कोई ज़्यादा हो जाए, ऐसी रैंडम सी। 33, हो बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। अदर इनकम 1 रुपया कर लो इसकी। अदर एक्सपेंसेस इसके रखो, वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अदर एक्सपेंसेस रखो इसके वो 5 रुपये। और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, लोन भी इसने बड़ा टिका के लिया हुआ है, इसने जो है वो 12 रुपये का इसका फाइनेंस कॉस्ट भी आ रही है, वो कटिया है, हाँ कुछ कट गया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर 5 रुपये का 6 रुपये कर लें, ठीक है जी, लिख ले भाई, ज़रा करीब करीब ले आया हूँ मैं, ठीक है ना जी बच्चों, 11 रुपये ले जी। अब ये दो कंपनीज हो गई, हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहली रेशो होती है नेट प्रॉफिट, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट चलते हैं। सबसे पहली रेशो होती है जीपी रेशो की, इसे क्या कहते हैं जी? जीपी रेशो। अच्छा, ये जो पहली 4-5 रेशो है ना प्रॉफिटेबिलिटी की, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी एक निकाल लेते हैं, और एक्सपेंसेस जो हैं ये 3 एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन। ये इनकी मज़े की बात ये 5, 6, 7 जितने मैंने नाम बोले हैं, पहली रेशो जीपी रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये प्रॉफिट्स हो गए। और फिर 3 एक्सपेंसेस की रेशियोज, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन, ये 6 हो गई। ये 6 की 6 रेशियोज की खूबसूरती ये है कि इन्होंने जाके इधर टच होना है। जीपी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, फिर नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, फिर सेलिंग एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ, तो इनसे आसान तो कोई रेशियो है ही, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल रह गया, वो भी एज अ परसेंटेज ऑफ, इसी गाड़ी पे इसको भी बिठा दो, सही है। तो ये तो फॉर्मूला भी यहीं पे बन गए,
क्या ख्याल है? जीपी रेशो निकालनी होगी तो क्या करोगे? जीपी ओवर सेल इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में आंसर आएगा। क्या बताएगी ये रेशो कि हमारा अगर 100 रुपए की हम सेल करें तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए होता है। ये होता है ना परसेंट का मतलब, परसेंट पर 100 सेल करें तो कितना आता है। तो जिसका बेहतर होगा हम कहेंगे जी ये दोनों में से बेहतर है, एक्स और वाई में से। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मैंने बल्कि लिखा हुआ है वो क्या है? अच्छा देख लो, इधर देखो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये 6 की 6 हो गई, ये रेशोज ऐसे ही हैं और क्या है, ये होगी रेशोज। जीपी ओवर, लेकिन नेट सेल्स मतलब अगर रिटर्न्स वगैरह हो तो उससे नेट कर लेना। ठीक है, तो जीपी ओवर रिटर्न हो, डिस्काउंट हो, ठीक है ना, वो सेल में से नेट सेल। जीपी ओवर नेट सेल, नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल। पीबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहते हैं, ठीक है ना नॉर्मली। पीबीआईटी ओवर नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर नेट सेल, सेलिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल, एडमिन एक्सपेंस ओवर। फॉर्मूला तो याद हो गया ना, अब सिर्फ मैं ये बताना आपको रह गया कैलकुलेशन करके कि कौन सी रेशो क्या बता रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा अपनी कंपनी का, जो कि कंपनी एक्स। अच्छा अब ये जो है ना 6 की 6 रेशोज, इनमें जो क्वेश्चन रेफर होगा वो मेरी एग्जांपल 1 है। ठीक है ना, ये ना बाद में आप ढूंढते रहें डाटा कहाँ से आया। वो जो अज्यूम्ड अभी आपने और मैंने मिलकर नहीं बनाई है जो, वो एग्जांपल है हमारी। ठीक है जी, इन 6 की 6 रेशोज के अंदर एग्जांपल 1, क्लास एग्जांपल 1। ठीक है, अभी अभी जो मार्जे वजूद में आई है, यानी ये सवाल आज से पहले मैंने नहीं किया और मेरे लिए भी नया सवाल है, अभी भी तो बना है। ठीक है, चलो शुरू करें काम। अब मेरी कंपनी है एक्स और आपकी कंपनी है वाई। ठीक है, मुकाबला शुरू हो गया अब हमारा। ओके जी, मैं अपनी जीपी रेशो निकालता हूं। जीपी मेरा है 40 और ये मेरी तो बहुत रेशोज बन गई ना यार। 100 रुपया जो आ गया, ये बड़ा आसान हो गया काम। चेंज ना कर लें इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको भी चेंज करें। चलो जी, इसको भी चेंज करें जी चेंज। अच्छा नोट कर लिया है, कॉन्सेप्ट है, मतलब मजा नहीं ना आता, पहले ही पता लग रहा है 40% जीपी रेशो आएगी, क्या फायदा। 8% आएगा, 6% आएगा, क्या मतलब 11% आएगा, 21%, क्या क्या करूं यहाँ पे मैं, कुछ तो। चलो अब ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक है जी, जीपी ओवर सेल रेशो, तो जीपी ओवर नेट सेल, तो मैं यहाँ पे जनाब जीपी रेशो निकालने लगूं। मैं पहले निकालूंगा अपनी कंपनी की, फिर आप निकालेंगे जी। जीपी कितना है जी मेरा 40 और नेट सेल्स मेरी कितनी है 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। अब आप फरमाएं, आप क्या कहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपका सिर्फ आंसर ही लिखूंगा, 43.3%। ओ माय गॉड, अब बज़ाहिर आप बेहतर है, क्या ख्याल है? अच्छा अब पहले सुनो। अच्छा एक मिनट प्लानिंग कर लें, थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, ऐसे तो नहीं चलेगा जैसे अब आपने लिख लिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और बस। ठीक है, एक काम कर लेते हैं जैसे आपने किया शुरू से। कितनी रेशोज बताई मैंने? 21 रेशोज बताई। हर रेशो के लिए 3 लाइनें भी छोड़ें तो अंदाज़ा लगा लें 2 सफ़ों पे ये आ जाएगी। टेबल ऐसे ही बना लें अगर, सबसे पहले छोटा सा साइड पे करके ऐसे नंबरिंग कर लें, ना भी करें तो। उसके बाद यहाँ पे हमने नाम फार्मूला लिखना है। ठीक है, नाम लिखेंगे, छोटा सा फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे कंपनी एक्स की कैलकुलेशन है, वो मैं कर रहा हूँ। आपने अगर उसका सिर्फ आंसर लिखना है तो आप अपने वाली कैलकुलेशन शो कर दें, कुछ भी कर लें, किसी एक की कैलकुलेशन करते जाएं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और दूसरा आंसर लिखते जाएं। तो ये मेरे ख्याल में तो आपका 2 सफ़ों के ऊपर पूरा आ जाना चाहिए। 3 छोड़ दें, ठीक है। 3 सफ़े पे सिर्फ आपने, चौथे सफ़े पे कुछ भी मैं लिखवाऊं तो वो लिखना है आपने। ओके, कोई एग्जाम्पल, कोई इंटरप्रिटेशन भी मैं आज नहीं लिखवा रहा, एक सफ़ा है जिसके ऊपर से आपको पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, आज बहुत कम काम आपने करना है, बस सिर्फ आपने ये समझना है आज कि कौन सी रेशियो क्या बता रही है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर घर पे इसका गोटा लगाना शुरू कर देना है। फॉर्मूलाज तो याद हों। कभी कभी ऐसा करता है आईकैप, मैं दिखाऊंगा सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन मांग लेता है इनकी, वो बड़ी मज़े की अटैम्प्ट होती है, 6-7 नंबर ऐसे मुफ्त के आ जाते हैं। और जब कभी वो कहता है इसको डिस्कस भी करो, इसको इंटरप्रेट करो, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है, वरना आप लंबे लंबे सर सैयद वाले नोट्स लिखाते हैं। ठीक है, तो ये रेशो प्लान हो गया। पहले प्लान कर लें इसको ज़रा, ये पेज आपका होना चाहिए और 3 सफ़े ऐसे ही चलने हैं। ठीक है, अभी से कर लें प्लान ताकि फिर अब आगे फिर मसला ना हो। ठीक है, ऐसे ही कर लें, बल्कि बिल्कुल कोने पे करके कंपनी वाई कर दें, जिस पे सिर्फ आंसर लिख देंगे कैलकुलेटर पे करके। आप लोग कहीं रफ पे कर लीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है, और ये वाली शो करते जाएं मेरे साथ ही, इधर शो मारते जाएं, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखते जाएं और वहाँ पे फॉर्मूला।
तो ऐसे ज़रा मैनेज कर लें सफ़े को, जल्दी करें। ये भाई थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ही है, उसके बाद तो फिर गाड़ी मोटरवे पे चढ़ने वाली है। ये टोल प्लाजा है, ज़रा ये 3 है, और कहाँ और कुछ है आगे? कुछ नहीं है, 3 ही कॉलम। सही है, 3 सफ़ों पे आप कुछ नहीं करना, तो बस जैसे जैसे आता जाएगी, जो जो रेशो आती जाएगी मैं लिख पाता जाऊंगा, आप करते जाइएगा, ठीक है। जी करें शुरू काम। अच्छा जी, अब पहली रेशो हमने कौन सी लिखी जी? जीपी रेशो। मेरी कंपनी की जीपी रेशो आई है 40% और आपकी कंपनी की आई है 43%। अब ये रेशो बताती क्या है? क्या बताती है जी? क्या बताती? प्रॉफिटेबिलिटी बताती। क्या बताती है ये रेशो? ऐसे नहीं, यूं बताना पड़ेगा, यूं बताना पड़ेगा कि कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹40 ग्रॉस प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल। अच्छा ये नहीं आप करना, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, पहले ये बात लिखेंगे, दिस रेशियो टेल्स अस दैट कंपनी इज अर्निंग हाउ मच जीपी पर ₹100, फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखते हैं कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹40 जीपी पर ₹100, फुल स्टॉप। कंपनी वाई इज अर्निंग ₹43 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ नेट सेल। पूरी बात लिख रहे होते हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर बिकॉज इट इज अर्निंग मोर जीपी देन। और यार 5 लाइनें करने से नंबर नहीं मिलते, इस 5 लाइनों में को एक लाइन में लिखना है हमने, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस टॉपिक के अंदर ही यही है। आसान है, समझ आ जाती है रेशो। अब जब वो कहते हैं इंटरप्रेट करो, तो ये आप समझते हैं कि आधे सफ़े के नंबर मिलेंगे। अब वो 5-6 नंबर, मैं मिसाल के तौर पे 8 नंबर का सवाल है, उसमें आपको 10-12 रेशोस कैलकुलेट करनी है और उनकी इंटरप्रिटेशन भी करनी है। अब जो लंबी लंबी छोड़ने बैठते हैं तो वो 15 मिनट में होने वाले सवाल को 25 मिनट लगा देते हैं, अगले किसी सवाल की जान ले जाता है। ये तो हो भी जाए शायद, तो इसलिए हमने मुख्तसर मगर जामे राइटिंग करनी है, इसकी कोशिश करनी है। आपके दिल में तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखने का दिल करेगा, आएगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करके इसमें ज़रा रिस्ट्रिक्ट करके रखूंगा, ठीक है ना। तो ये 4-5 लाइनें मैंने बोली, यही मैंने अब एक लाइन के अंदर बात की, और ये कहीं लिखा हुआ है, अभी ना लिखे, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा। वो पसंद ना आए तो फिर लिखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, दिस रेशियो टेल्स, बल्कि यूं ना बोले, यूं बोले कंपनी, क्योंकि उसने तो ये बोला है ना, बताओ कौन सी कंपनी बेटर है, वैल्यूएट करो, ठीक, इंटरप्रेट करो, तो हम यूं बोलेंगे कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹40 पर ₹100। कंपनी एक्स इज अर्निंग a gross profit of ₹40 per ₹100 of sales as compared to ₹43 earned by company Y. Therefore company Y is better. सारी बात उसी एक जुमले में हमने की, ठीक है। अब ये लिखा हुआ कहाँ पे है? ये लिखा हुआ यहाँ पर है तो सही, लेकिन शायद ये जनरल मैंने लिखा हुआ था। ये आपकी किताबों का सफ़ा नंबर 795 है। ये इतना कीमती सफ़ा है, इतना कीमती सफ़ा है कि इससे बाहर पेपर आता नहीं। मतलब 3 तरह के सवाल आते हैं, एक सिर्फ रेशियोज कैलकुलेट करवा के जान छोड़ देगा, दूसरा रेशियोज कैलकुलेट करवा के आपसे इंटरप्रिटेशन करवा लेगा, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट इंटरप्रिटेशंस, हर रेशियो के साथ यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तीसरा रेशियोज कैलकुलेट करा के और फिर यूं लिख देता है, ये दे भी देगा रेशियोज, ठहर जाओ ना, ठहर जाओ, मैं बताता हूँ, जब पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा, ठीक है। रेशियोज कैलकुलेट करवाकर साथ में इंडस्ट्री की रेशियोज देकर कहेगा बताओ हाई क्यों है आपकी रेशियो या लो क्यों है, तो रीजंस ऑफ वेरिएशंस। ये तो आगे इस तरह के सवाल, कैलकुलेशन के साथ इंटरप्रिटेशन या वेरिएशन। और एक अजीबोगरीब सा सवाल और भी होता है, वो ये होता है कि आपको वो सिचुएशन देकर कहता है ज़रा बताओ रेशियो ने इंक्रीज होना है डिक्रीज, वो एंड पे करेंगे जाके, वो अलग थलग सवाल है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपके सामने सिर्फ ये जो हम टारगेट आज कर रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसमें रेशियोज कैलकुलेट करवाकर, सिर्फ रेशियोज भी कैलकुलेट करवा सकता है, लेकिन रेशियोज कैलकुलेट करवाकर या उनको इंटरप्रेट करवा लेगा या उसकी रीजंस हाई या लो होने की दूसरी कंपनी से या इंडस्ट्री से उस हाई और या लो होने की रीजंस भी पूछ सकता है। तो ये सफ़ा हमारे काम का है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ वाली बात पसंद नहीं आनी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ यूटिलिटी लिखी हुई है। ये रेशो बताती क्या है? दिस रेशो टेल्स अस दैट एंटिटी इज अर्निंग रुपीज़ इतने ग्रॉस प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल।
ये सही है जब मैं लिखवाता जाऊँ, फिर साथ साथ मैं लिखवाता जाऊँ। लिखे फिर चौथे सफ़े पे हेडिंग दें इंटरप्रिटेशंस, चौथे सफ़े पे हेडिंग दें इंटरप्रिटेशन। 3 सफ़े तो छोड़ दिए ना हमने, चौथे पे हेडिंग दें इंटरप्रिटेशंस और नंबर 1 लिखें आप जीपी रेशो। वैसे खुद लिख लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लाइन के बैगर्स हैं, बहुत आसान है वैसे ही। चलें ठीक है लिखें, लेकिन ये अब मैं नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं वही पहली लाइन लिखवा दूंगा, यानी ये पहली लाइन में लिखवा दूंगा और उसके बाद फिर ये चीज़ें यहाँ से पढ़ाऊंगा आपको ज़रूरत पड़ने पर। ओके चलें जी, आ जाएं फिर लिखें जी, शुरू करें। जीपी रेशो लिख लिया जी आपने, अब लिखें। ये सारी बात ना, ये रेशो बताती क्या है और कौन सी बेटर है, ये एक जुमले में ऐसे कवर किया हमने। क्या लिखा हमने यूं लिखा, कंपनी एक्स इज अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ, जल्दी जल्दी लिखना है, टाइम ना जाया करो मेरा, मैं तो कहता जान छूट जाएगी लेकिन नहीं। कंपनी एक्स इज अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹40, RS40। कंपनी एक्स इज अर्निंग अ ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख लेना था ना उसको, अ जीपी ऑफ ₹40 पर ₹100 ऑफ सेल्स, पर ₹100 ऑफ सेल, हाँ ऑफ सेल, एज कंपेयर्ड टू ₹43.3, as compared to ₹43.3। अच्छा, पर ₹100 दोबारा लिखने की जरूरत है? हाँ, परसेंटेज में आंसर ले लिया ना चंदा हमने, परसेंट कर दिया ना, आंसर वुड बी इन परसेंट, आंसर वुड बी इन, तो परसेंट का मतलब ही क्या है, 1 करोड़ सेल की है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मिसाल के तौर पे ये सेल है हमारी, ऐसे मैंने रैंडम सी फिगर ले ली, ठीक है जी। ये ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आता है, ज़रा बताओ जी, जीपी कितना है। ये बातें तो अब चलेंगी साथ साथ, ऐसे छोटी छोटी एग्जांपल समझाने के लिए। जी बोलो, जीपी क्या आ रहा है? 2769875। अच्छा, अब ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसकी रेशो निकालेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे, 2769875 डिवाइडेड बाय 1000500। अब ये देखो ना इधर, इसको जब मैंने करना इंटू 100 तो ये परसेंट हो गया, पर 100, तो हर 100 रुपये में, हर 100 रुपये ऑफ सेल में कितने रुपए जीपी है, तो परसेंट बन गया ना, कितना परसेंट बने? 27.68। अब बताओ, ये अब सेल तो इसकी करोड़ों में चली गई, ओ सही है, बात समझ आई? तो अच्छा, एक और टूल भी, ये बड़ा यूजफुल टूल भी क्यों है, क्योंकि बेटा ये साइज में डिफरेंट, जो साइज का जो डिफरेंस है डिफरेंट कंपनीज का, उसको भी कैटर कर लेता है, ये इसका एक फ़ायदा भी है। जैसे मिसाल के तौर पे इस कंपनी, ये कंपनी ए है, इसकी 10 मिलियन की सेल आ रही थी, दूसरी कंपनी बी है, उसकी शायद सिर्फ 1 मिलियन की सेल आ रही है, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल लेट से 400,000 है, और उसका जीपी कितना आ रहा है? अब अगर आप वैसे देखें तो ये कंपेरेबल नहीं है, ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम इसका और इसका कितना छोटा सा वॉल्यूम। लेकिन जब आप रेशो की कैलकुलेशन में आएंगे तो आप कहेंगे 600/1000, लो जी इसका तो 60% है, ये बेटर है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक वैसे मैंने कहा टूल है, हेल्पफुल है, चले छोड़े, बात किधर को निकल गई, बात बढ़ जाती है असल में, छेड़ देते हैं ना आप लोग जब मुझे। जी, तो क्या ये रेशो क्या बताती है जी? दिस रेशो टेल्स कि कंपनी कितने रुपए जीपी अर्न करती है पर ₹100 ऑफ सेल, यानी जब भी 100 रुपए की सेल कंपनी एक्स करेगी मेरी कंपनी, तो वो 40 रुपए जीपी कमाएगी उसमें, और आपकी कंपनी 43 कमाएगी। तो इसलिए कौन सी बेहतर हुई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की खूबसूरती क्या है, हायर इज बेटर, जितनी ज्यादा होगी ये रेशियो जिसकी, वो बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, बस एक जुमला बहुत है, बाकी सब आगे रेफर कर देंगे, पेज नंबर फलां पॉइंट फलां, ठीक है ना, हाँ टाइम बचाना है। तो कंपनी एक्स इज अर्निंग
a gross profit of rupees 40 per rupee 100 of sale as compared to rupees 43.3 earned by company Y as compared to rupees 43.3 earned by company Y, comma, therefore, comma, company Y is better. Full stop. Therefore, company Y is better, better, better. Okay? अच्छा, अब कुछ बातें साथ साथ और भी करते चले। मुझे एक बात बताएं, हम लगे हुए हैं, मेरी कंपनी 40%, आपकी कंपनी 43, मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर, ये एक्स और वाई ये बातें कर रहे हैं। इधर हमारी जो इंडस्ट्री है, लेट्स से हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं और हमारी एक इंडस्ट्री की एवरेज भी होती है। ओवरऑल हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों की जीपी रेशो क्या है, तो जब हमने ओवरऑल देखा तो यहाँ पर 65% आ रही थी। भाईजान दो में ही पैड़े जे, यानी कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कुछ, तो आप नो डाउट इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाई बेटर है, लेकिन आपको इंडस्ट्री एवरेज से भी कंपेयर करना चाहिए। अब अगर ये इंडस्ट्री एवरेज सवाल के अंदर गिवन है तो आप खुद कंपेयर करके बता दोगे यही वाली बात कि देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर देन कंपनी एक्स, ये लिख दोगे और उसका फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन लिखोगे, हाउएवर द जीपी रेशियो ऑफ बोथ कंपनीज इज मच लोअर। अच्छा, ये कितनी लोअर है, चलो ये बाद में किसी वक्त, ठीक है, इज लोअर देन इंडस्ट्री, ऐसे लिख दोगे। और अगर उसने इंडस्ट्री एवरेज नहीं दी हुई तो ये रोब आपने झाड़ना भी तो है कि आपको ये बात पता है, तो फिर आप क्या कहोगे, आप यूं कहोगे, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रेशियोज या दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। अगर वो इंडस्ट्री एवरेज दे देगा तो हम कंपेयर करके बताएंगे कि जी ये दोनों में से तो वाई बेहतर है, लेकिन इंडस्ट्री से दोनों ही नीचे हैं। हाउएवर बोथ कंपनीज हैव अ जीपी रेशियो ऑफ लोअर देन इंडस्ट्री, ये लिख देंगे। और अगर जीपी रेशियो नहीं गिवन होगी, ये इंडस्ट्री की एवरेज नहीं गिवन होगी सवाल में, तो ये रो झाड़ देना है एक लाइन में लिखकर। ये ऊपर निश्चय ले दिया ना एक लाइन में, अगली लाइन में क्या लिखोगे, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। ये लिखा हुआ है कहीं पे, आप नहीं लिखना, लिखा हुआ है कहीं पे, दिखाता हूं अभी। एक और बात भी है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि हम ये 2020 की बात कर रहे हैं जिसमें 40% पे मेरी कंपनी पहुंची है, लेकिन पहुंची कहाँ से है, 32% से। और आप ये जो 43.3% पे पहुंचे हुए हैं, आप पहले 45% पे थे, लेट्स से, ठीक है भाई। अब बताओ, अगर ये पिक्चर देखें तो माना कि आप बेटर हैं, लेकिन बेहतरी की तरफ कौन जा रहा है, मैं, और आप तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक और कंपैरिजन भी है, अगर सवाल में दे दे तो करके बता देंगे, यानी अगर सवाल में वो पिछले साल की रेशियोज दे देता तो हम यूं कहते कि कंपनी वाई इज बेटर, यहाँ पे खत्म किया ना जुमला, आगे आगे लिखना नहीं, आगे सर सुन रहे हैं आप, ठीक है ना। कंपनी वाई इज बेटर, हाउएवर कंपनी एक्स हैज शोन एन इम्प्रूवमेंट in the performance as compared to previous years and company Y is showing a declining trend। फिर रेशोज कैसे उसमें से आपने बतानी है, 32 से 40 पे गया तो कैसे बताना है, कितने परसेंट बढ़ा, ये मैंने फिर कभी सिखाना है, ठीक है। 45 से 43 पे जो कमी आई है, यूं नहीं कह देना कि ये कितने परसेंट फर्क कितना बनता है, ये फर्क कितना बनता है 1.7, ये नहीं कहना 1.7% कम हुआ है, बल्कि इनका डिफरेंस लेके कुछ करना है। ये नहीं कहना कि ये 8% बढ़ा है, बल्कि कुछ और करना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा फिर किसी वक्त, ठीक है ना। एक वो तरीका है, बस थोड़ा सा एक कैलकुलेशन का छोटा सा बता दूंगा, अभी नहीं, अभी उस तरफ ना उलझो, ठीक है ना। तो क्या मतलब, इंडस्ट्री एवरेज दे दे तो कंपेयर करके बताएंगे, और अगर इंडस्ट्री एवरेज ना दे तो रोब झाड़ेंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर का रिजल्ट दे दे तो उससे कंपेयर करके बताएंगे कि एक्स ने इंप्रूवमेंट शो की है, वाई डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। और अगर ये बात नहीं बताई होगी सवाल में तो ये रोब झाड़ना है, पिछला जुमला चल ही रहा था ना रोब वाला, उसी में ये भी ऐड कर दें। However, it is better to compare these results with industry average and entities' own performance over the years। ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई मिलेगी आपको, ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी पेज 795 पे। अब आ जाए,
पेज 795.1 इससे आगे लिख लें अपनी इंटरप्रिटेशन में ना, इस यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आप लिख रहे थे ना, इस पे आपने फिर पॉइंट 2 जो लिखना है ना वो लिख कर उसके आगे बस ये रेफरेंस डाल दें, बाकी वहाँ से याद करना है, ठीक है। लिखो ना, जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट 1 मैंने आपको लिखवाया ना, आपने कुछ ये लिख लिया, अब आगे पॉइंट 2 लिख कर यूँ लिखें, पेज 795 पेज 795.1, ठीक है ना। आप पॉइंट 1 में आकर देखो, आपको ये जुमला लिखा हुआ मिलेगा, However, it is better to compare these results with industry average and entity's own performance over the years. ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ना इसकी इंपॉर्टेंस इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो इस तरह से लिखी हैं, इन जनरल हायर द रेशो बेटर इट इज़। ये दोबारा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसकी वजह क्या है, मैंने वो पिछले पॉइंट में ही कवर कर लिया है। जो हायर था उसे बेटर कह दिया ना, जो हायर था उसे बेटर कह दिया ना, तो दोबारा से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये यहाँ से काटना मत, उसकी वजह ये है कि ये तो वैसे आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कि ये रेशो पीछे यूटिलिटी बताई ना, कि ये इसकी यूटिलिटी है, इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, वो मैं ऐसे ही सवाल में लिखवाता होता हूँ ना, तो वहाँ पे वो टेबल बन रहा है, तो एक टेबल आपका और दूसरा ये 4 सफ़े आपके, बस ये टॉपिक है आपका। लेकिन समझना है इसको, फिर प्रैक्टिस करना है। इसमें इतनी लंबी लंबी कहानियाँ आप लिख सकते हैं, जब रेशो समझा दी जाए तो आपको कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करूँगा इन चीज़ों में, बस इंटरप्रिटेशन इससे बाहर न जाने पाए। इससे टाइम बचता है, ये टाइम ज़ाया कर देगा आपके दूसरे सवालों का अगर आपने इसको फॉलो ना किया तो। इसलिए समझाऊंगा, सारा तफसील से समझाऊंगा, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो ये इतना काफ़ी मवाद है कि ये पर्चे में आपको 70-80% दे मार्क्स, तो 70-80% मार्क्स काफ़ी हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर इतने ले लें, बस आगे चलें। ओके, ये सही है। अच्छा चलें, अब जीपी रेशो के बारे में क्या है कुछ बातें इंपॉर्टेंस, ये भी आप लिख सकते हैं, नंबर्स के हिसाब से ही चीज़ें होंगी। ये देखें, ये पॉइंट पढ़ें, जीपी रेशो इज एन इंपॉर्टेंट रेशो एज इट इवैल्यूएट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंटिटी की, बस ये याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इट शुड बी सफिशिएंट टू कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट टू द, क्या मतलब, ये जीपी रेशो इतनी मुनासिब होनी चाहिए कि ये सारे एक्सपेंसेस, ये देखो, ये सारे एक्सपेंसेस कवर करके इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा दे। मिसाल के तौर पे अगर ये जीपी रेशो जो है, ये मैं सिर्फ इसी को ही जो है वो 4 की बजाय 3 कर दूं, यानी 30 आए जीपी, तो क्या ये रेशो इनफ है प्रॉफिट बचाने के लिए? ये तो लॉस में चला जाएगा। बात समझ आई? तो ये भी एक अंग्रेज़ी आप मार सकते हैं जब लिख रहे हो ना, वो कहेगा ना आपको कि उसके यूजेस बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, या इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं आप, तो आप यूँ कहेंगे, पहला जुमला तो लिख लिया ना, उसके बाद दूसरा जुमला क्या लिखेंगे कि ये जुमला लिख लेना ना, क्या कि इट एवेल्यूएट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब ये याद करने हैं ना चीज़ें, ठीक है। तीसरी चीज़, इट शुड बी सफिशिएंट टू कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड प्रोवाइड प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स। चौथा पॉइंट, a consistent growth over the years indicates a sustainable continuous improvement in entities, processes and practices। ये जनरल बातें हैं बेटा। क्या कह रहा है वो? कह रहा है अगर ओवर द इयर्स इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कंपनी सस्टेनेबल और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ला रही है अपने प्रोसेसेस में। जीपी देखो ना, सिर्फ सेल बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे मेरी पिछले साल 2019 में सेल्स मैंने किए, मैंने 1000 यूनिट बेचे, हर यूनिट 1 रुपये का था, ठीक है, तो 1000 रुपये की सेल आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल थी मेरी लेट्स से 0.8 रुपीज़ का एक यूनिट पड़ता था, तो ज़्यादा हो गया, 0.6 रुपीज़ का, तो 600 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, तो जीपी कितना है? अगर मैं 2020 के अंदर 1500 यूनिट बेच गया लेकिन मेरी सेल उतनी है 1 रुपया, और कॉस्ट ऑफ सेल ज़रा निकालना 0.6, 1500 इंटू 0.6 करो, 900, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, अब जीपी तो बढ़ गया है लेकिन जीपी रेशो नहीं बढ़ी। आप गौर करें तो चेक कर लें जीपी रेशो 40%। अब बोलो, जीपी रेशो 40% है, यहां पे चेक करो तो कोई ग्रोथ तो नहीं आई जीपी रेशो में, जीपी तो नहीं बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ी है। क्या बात समझे? तो अगर जीपी ने ग्रोथ शो करनी है तो उसके लिए किसी एक चीज का बेहतर होना जरूरी है, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, कॉस्ट बराबर रहे,
या कॉस्ट आप किसी तरह से कम कर जाएं, जैसे आप एफिशिएंसी ले आए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। आपको पहले एक चीज़ महंगी पड़ रही थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल गई, आपको वो रॉ मटेरियल सस्ता मिलने लग गया, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस आपने ऐसा डेवलप कर लिया कि अब आप कम टाइम में वो चीज़ बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट को कम कर रही हैं। तो या तो आप देखो, प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या सेलिंग प्राइस बढ़ा दें या कॉस्ट को कम कर दें। ज़्यादातर बिजनेस पसंद करते हैं कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ाना, सेलिंग प्राइस को छेड़ना नॉर्मली, क्योंकि वो मार्केट डिटरमिन करती है, उससे छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है, आपका मार्केट शेयर खराब होता है। आप जैसे कई और बैठे होते हैं वैसी चीज़ बनाकर बेचने वाले, तो उस तरफ चला जाता है कस्टमर। ठीक है, तो खैर अगर मिसाल के तौर पे ये ऐसा होता कि हम जो पॉइंट कितना मैंने 6 बोला था, एक यूनिट ₹0.6 का मुझे मिलता है, अगर मैं इसी को कह दूं कि जी ये हमारा 0.55 पर चला गया है, तो 1500 इंटू 0.55 करो ज़रा, 750। ये कितना हो गया? 750। और ये कितना हो गया? अब ये इसी तरह से हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भी हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा था आपको, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इनकी सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है अपने प्रोसेसेस में और प्रैक्टिसेस में, जिस वजह से ये अपनी कॉस्ट को शायद कम करते जा रहे हैं। इनकी जीपी रेशो बढ़ रही है। मैंने यहां पे प्रूव किया आपको कि जस्ट यूनिट्स के बढ़ने से सेलिंग प्राइस सेम रहे, कॉस्ट सेम रहे, आपकी जीपी रेशो इंप्रूव नहीं होती। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में तो बढ़ गया, लेकिन जीपी रेशो तो नहीं बढ़ी। जीपी रेशो कब बढ़ेगी? जब आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ला रहे होंगे अपने प्रोसेसेस में, अपने जो है वो प्रैक्टिसेस के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट तो पहले ही पढ़ा दिए, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इट इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द। ठीक है, तो क्या तरीका होगा? अब सबसे पहले रेशो कैलकुलेट की हमने रजिस्टर पे, उसके बाद पहली लाइन मैंने आपको लिखवा दी क्योंकि आपको ये पसंद नहीं आई थी, वरना आप अच्छा वो वाली लाइन भी यहीं पर ही लिख सकते हैं आप, अगर आप इसी सवाल के साथ इसको बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप वो सफ़ा छोड़ भी सकते हैं जो इंटरप्रिटेशन वाला है, आप वही वाली लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि .1 आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ये .2 हो गया आपका, ये .3, ये .4। बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है, यह पूछता है, जब भी पूछे तो इसको पूछता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे भी लिख सकते थे जो मैंने आपको लिखवाया था, कंपनी एक्स इज अर्निंग, ये भी सही है, अ जीपी ऑफ ₹40 पर ₹100 ऑफ सेल एज कंपेयर्ड टू ₹43.3 earned by company Y, therefore company Y is better। ठीक है जी, चलो ये भी सही हो गया, यही सफा बन जाए पहला पॉइंट। दूसरा जीपी रेशो, अब आप आगे वो कह रहे इंटरप्रेट करो। ठीक है, या कोई यूटिलिटी बता दो, तो आप ये 2-3 लाइन जो याद रह जाएं यार सारी, आप ये 5 पॉइंट्स आपने याद कर लिए, पर्चे तक 2 तो रह ही जाएंगे, 3 तो रह ही जाएंगे, काफ़ी हैं। ठीक है, उसका कहोगे जीपी रेशो इज एन इंपॉर्टेंट रेशो एज इट एवेल्युएट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इट शुड बी सफिशिएंट इनफ दैट इट कैन कवर ऑल एक्सपेंसेस एंड गिव प्रॉफिट टू इन्वेस्टर। फिर a consistent growth over the years show continuous improvement in processes and practices. However, it is better to compare these results with industry average and its own performance over the years। सही है, चलें आगे। आगे गेम ऑन होने लगी है अब। अगली रेशो है मेरी जी नेट प्रॉफिट। तो मेरी नेट प्रॉफिट रेशो क्या है? 6/100, 6%। देखें जी नेट प्रॉफिट रेशो, पहले इधर तो देख लो, पहले मिलते देख लिया करो। जी नेट प्रॉफिट रेशो 6/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 6%। यही कहा था डाटा बदलने दो, नहीं हमने नोट कर लिया। करें अपनी कैलकुलेशन, हैं 7% आ रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज ना कर लें। अभी जीपी रेशो निकालें, मैं ज़रा थोड़ा सा ना, ये फाइनेंस कॉस्ट वगैरह आ रही है और इस तरह से ना अदर एक्सपेंस, तो मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कोई और ख़र्चा बढ़ाएं। इसको 15 करें, ₹15। ये कितना हो गया 15 होने से? हैं 31। और ये कितना रह गया?
15 हैं, अच्छा ये 15 और ये 9। अब क्या रेशियो है, मेरे से कम हुई है? मैं ऐसी थोड़ी सी बात तरह छेड़ना चाह रहा था बीच में। 6% सेम आ गया, तब तेरे की 20 करें और इसको भी 6 कर दें, ये कितना हुआ? 13। और बोलो ये कितना रह गया? हाँ वैसे तो ज़्यादा रखा है आपका प्रॉफिट, ठीक है। चलो जी, आप मुझे बताओ रेशो क्या है आपकी? 4.7% लिख दूं? लो जी, बड़े आए ज़्यादा जीपी वाले, नेट प्रॉफिट तो आपका कम है। अब क्या वजह रही होगी? क्या वजह रही होगी कि जीपी तो ठीक आता था लेकिन नेट प्रॉफिट तो उनका गलत आ जाया करता था थोड़ा सा। क्या हुआ जी? मैंने अपने खर्चों को अच्छा मैनेज किया है। एक वजह ये हो सकती है कि मैंने अपने खर्चों को अच्छा मैनेज किया है कि जीपी में कम होने के बावजूद नेट प्रॉफिट में मैं ज्यादा चला गया, आपसे ऊपर चला गया। मतलब शायद मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छा काबू किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छा काबू किया मैंने, ठीक है। एक और वजह भी है, शायद आपने लोन्स बहुत ले रखे हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, और अदर एक्सपेंसेस में पता नहीं क्या चीजें आपने, पता नहीं कौन कौन से लॉसेस आपने, या पता नहीं कौन सी चैरिटी करते रहे हैं। ये सारी चीज़ों ने तबाही फेरी है आपकी, आप गौर कर लें, ठीक है ना। मैंने अपने एक्सपेंसेस को अच्छा मैनेज किया है, आपसे ये मैनेज नहीं हो पाए, ये यही बढ़ाए ना थोड़ी देर पहले। अभी देखो ना, मैंने ये रेशो खराब करने के लिए क्या किया है, मैंने ये एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब इसको जो मैंने चेंज किया वो मुझे माफ कर दो, सारा चेंज मुझे यही करना चाहिए था, आपको समझा सकूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं जिनको आप जो है वो मिसमैनेज कर जाएं तो जीपी बेहतर होने के बावजूद भी आपका नेट प्रॉफिट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। खैर चलें, ये तो थी गपशप। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30, ये वाला? ओहो बेचारे, ये सही है, अच्छा ठीक है। तो अब ये रेशो क्या बताती है? आप अपने प्रीवियस का नॉलेज जो पहली रेशो में से आपने गेन किया उसकी बेस पे जरा मुझे अंग्रेजी का जुमला लिखवाओ। यानी कि आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप कहेंगे लिखवा दें, पर चलें जी, क्या बोलेंगे आप? कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹6 पर कंपनी एक्स इज अर्निंग क्या चीज, वो तो बताओ। a net profit of ₹6 per ₹100 of sale as compared to ₹4.7 earned by company Y, therefore company X is better। हाय अजीब बात हो गई। भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू कर दें, जल्दी गड्डी से पार्ट 2 शुरू कर दी। तो चलें फिर आप ये लिखें, पार्ट 2 शुरू करें।